आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान आरबीआई ने कहा कि हम रेपो रेट को तो अनचेंज रखेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट आ गई जिसमें इन्होंने कहा कि हम इंक्रीमेंटल सीआरआर लेकर आएंगे 10% की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच में पड़ गए, ये इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या है? सीआरआर तो हम पढ़ रहे हैं, पर ये इंक्रीमेंटल क्या है? तो ये है क्या ये पहली बार आया है? इसका इफेक्ट क्या होता है? और अभी फिलहाल में हमारे मार्केट का क्या हाल है? ये सारी बातें आज के सेशन में करने वाले हैं। मैं सुष्मिता त्रिपाठी और मेरे साथ हैं पुष्पक सर। पुष्पक सर, आपके कोई कमेंट्स? जी हाँ, जैसे मैम ने मेंशन किया कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया 10 अगस्त को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर एक जैसे हमारा कस्टम है उसके हिसाब से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये कि एक्सेस लिक्विडिटी नाम का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को कर्ब करने के लिए, उसे मार्केट से निकालने के लिए इंक्रीमेंटल सीआरआर की बात की गई। ये कंसेप्ट नया है जिनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे, पर ये कंसेप्ट वैसे 2016 के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया था जब डीमोनेटाइजेशन ये कंसेप्ट इंडिया में आया था। अब एग्जैक्टली क्या है वो जानने की हम यहां पे कोशिश करेंगे, पर उसके पहले मैम एक बार देख लेते कि सीआरआर क्या रहेगा। तो मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सीआरआर ये कंसेप्ट क्या है, कैश रिजर्व रेशो उसका क्या पर्पस होता है, और फिर उसी से हम लोग लिंक करेंगे कि इंक्रीमेंटल सीआरआर ये कंसेप्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। जी मैम। ओके। अच्छा सर, एक मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना जी चाहती मैम। हूँ। सपोज करिए मैंने आपके हाथ में 2 लाख रुपए दे दिए, तो आप क्या करोगे? मैम खर्च करने की तो बड़ी इच्छा है, तो मोस्टली पैसा खर्च होगा, कुछ पैसा सेव होगा, पर मैक्सिमम तो ऑब्वियसली खर्च स्पेंडिंग होगा। में जाएगा। बहुत बिल्कुल सारी जो हमारी थॉट्स रहते हैं ना, ये खरीदते वो खरीदते बिल्कुल। हैं, इसका नया वाला बैग खरीदते हैं, कोई 1 लाख का बैग आता है, तो यस, वो भी सारी अपनी इच्छाएं हम हमारी पूरा। बकेट लिस्ट पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली यस। अच्छा, ये बकेट लिस्ट तो हम पूरी करते हैं, मार्केट में जाके हम डिमांड करते हैं, लेकिन आप जब भी मार्केट में डिमांड करते हो, कभी सोचा है क्या होता है? हम जैसे आप जैसे तमाम लोग मार्केट पहुंच गए और सामान खरीदना शुरू कर दिए। जो बंदा उसको बेच रहा है उसके भाव बढ़ गए, उसे पता चल गया कि ये महंगा है, तो उसने उसके प्राइस को बढ़ा दिया। एक चीज की 2 चीज की प्राइस बढ़ना इज ओके, बट एकदम से ज्यादा से प्राइस बढ़ जाना ना बड़ा खतरनाक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। जैसे सर हमने कई बारी जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का हाल सुना है। यस। लिमिट के बाहर वहां पे महंगाई हो चुकी है, और ये नहीं है कि हमारे वहां पे कोई चीज 300 से 3000 की हो गई। इट इज अ गुड थिंग। ये बहुत बुरा है क्योंकि आपकी करेंसी की जो रेट होती है ना, आपकी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर आरबीआई, क्योंकि हमारे देश का मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई, तो समय समय पर ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक किया करता है, और इस बैठक में ये नए नए डिसीजंस लेता है कि हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट में जो लोगों के हाथ में पैसे हैं उस पर लगाम लगाए रखें, ऐसा ना हो कि बेहिसाब कोई भी काम हो। बिल्कुल। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठा करती है हर 2 महीने पे, इस वजह से हम इसे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की इनकी पहली बैठक, अप्रैल में इनकी पहली बैठक होती है। नेक्स्ट इनकी होती है सेकेंड कब? जून में। थर्ड होगी अगस्त में, फिर होगी अक्टूबर, दिसंबर एंड फेब। तो अगर कभी भी आपसे ये बात पूछी जाती है पहली बैठक कब हुई थी, वो अप्रैल में हुई थी। बिल्कुल। सेकेंड कब हुई थी? जून में हुई थी। यस। और आप कई बार देखे होंगे ये लिखा होगा थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये अगस्त है जो कि थर्ड है। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि 2 ही महीने पे हो। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये बीच में भी हो सकती है। बिल्कुल। खैर, यस, और इसे बीच में लाया भी गया था रिसेंटली। इट वाज हैपेंड दैट इसे मंथ वाइज भी लाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो अभी इसी पॉलिसी के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं, किसी को क्वांटिटेटिव टूल कहा जाता है, किसी को क्वालिटेटिव टूल्स हम लोग कहते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसी क्वांटिटेटिव टूल के अंदर एक बड़ा बेहतरीन सा कंसेप्ट है जिसे रिजर्व रेशो कहते हैं, और उस रिजर्व रेशो के अंदर जो आता है उसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। अब इस कैश रिजर्व रेशो के अंदर बैंकों को आरबीआई कहती कि भाई आपके पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, आपके पास जितना भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पैसा आ रहा है, उसमें से कुछ पैसा आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। उसे हम नॉर्मली सीआरआर कहते हैं। और ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती है, जो नॉर्मली शेड्यूल कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो ये कंसेप्ट है, और जितना भी आपके पास पैसा आ रहा है, जितना भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आ रही है, उसमें से एट द राइट नाउ जो रेट रखा गया है वो है 4.5%। सो इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जी मैम। यस। तो जैसा आपको सर ने बताया, बेसिकली सर ने बताया डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? दिन भर में एक बैंक के वहां पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर जितने पैसे जमा किए जा रहे हैं, जितने निकाले जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली एफडी में जितने पैसे जमा किए जा रहे हैं, जितने निकाले जा रहे हैं, इसका जो सम होता है उसको हम एनडीटीएल कहते हैं। सीआरआर का नियम ये कहता है कि जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स को अपनी एनडीटीएल का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करना है।
सपोज अगर सीआरआर 4.5% का है और किसी बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ का है, तो सभी बैंकों को 4.5 करोड़ जमा करना होगा आरबीआई के पास, बिल्कुल। और ये सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में जमा होगा। यस। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सीआरआर मेंशन किया गया सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। यस। अब ये तो एक रूल है, समय समय पे जब आरबीआई देखता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो आरबीआई उनका जो डिपॉजिट है उसको बढ़ा देता है कि मैं इसे 4.5 से बढ़ाकर 10 कर देता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल सीआरआर की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर बैंक्स के ज्यादा पैसे आरबीआई के पास चले जाएंगे तो बैंक्स के पास खर्च करने को कम पैसे रहेंगे। अगर बैंक के पास कम पैसे बचते हैं खर्च करने को, तो बैंक चाह कर भी मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कर्व हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया फूड इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भाग रहा था। टमाटर के ऊपर जो भी विपत्ति आई, जिस तरीके से उसका प्राइस भागा, टमाटर की वजह से एक से दूसरे से तीसरे कितनी तो ऐसी चीजें थी सर जो इसकी आड़ में बढ़ती गई। बिल्कुल। अदरक, जीरा, ये कितनी ज्यादा बढ़ गई पता भी नहीं चला। फूड इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन का रेट मई से जून में 4.1 से 4.8 तक भाग गया था। ये बहुत बड़ी तेजी से भागा था, और इस बार भी कहा गया है कि ये 5.4% तक जाएगा। इसको कर्व करना है। इसको कर्व करने का तरीका, बाकी सारे जितने रेट्स एंड टूल्स हैं उसको नॉर्मल रखा गया है, इसके मध्य में इंक्रीमेंटल सीआरआर का चर्चा किया गया है। बिल्कुल। तो सर इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में बताइएगा। इंक्रीमेंटल सीआरआर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली जब बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी आती है, सरप्लस लिक्विडिटी आती है, तो उस लिक्विडिटी को मार्केट से निकालना है। ये टूल हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब बाकी जो टूल्स, जैसे मैम ने मेंशन किया कि बाकी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को हम एज इट इज रख रहे हैं, जैसे रेपो को एज इट इज रखा गया और बाकी भी टूल्स एज इट इज मेंटेन किए गए, पर फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो फिर क्या किया जाए। नॉर्मली दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू बॉन्ड्स मार्केट में इशू करके पैसा मार्केट से एब्सॉर्ब करोगे, पर उसका एक निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज वो पैसा अगर गवर्नमेंट के पास चला गया तो उससे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जिसका यूज यहां पे किया गया, इंक्रीमेंटल सीआरआर। बहुत बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ अनऑर्थोडॉक्स टूल्स का यूज करती है, और उसी में से एक ये है। इसे सबसे पहले 2016 में भी यूज किया गया था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और वो टाइम पे कहा गया था कि 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर रहेगा, कि जितना भी आ रहा है सारा पैसा आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ना बढ़े। इस बार 100% की तो बात नहीं की है, इस बार बात की गई है केवल 10% की। पर ये जो 10% है, ये कौन से टाइम फ्रेम के लिए, ये भी आरबीआई ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मई 19 से लेके जुलाई 28 तक, इस टाइम फ्रेम में जो डिपॉजिट्स बढ़े, जो सरप्लस लिक्विडिटी बैंकों के पास आई, उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा। 10% के हिसाब से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और ये कैलकुलेशंस की शुरुआत जो हो रही है वो अगस्त 12 से इंप्लीमेंट की जाएगी, ऐसा भी आरबीआई के द्वारा मेंशन किया गया है। अब मैम एक पॉइंट यहां पे आता है कि ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है, इससे काफी बैंक्स थोड़ी सी खफा खफा सी भी लग रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा बैंकों के ऊपर, बैंक्स लोन नहीं दे पाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो इसका क्या है कि ये परमानेंट रहेगा या फिर किस तरीके से वर्क करेगा? सर जैसे आपने बताया, ये केवल उन्हीं डिपॉजिट्स पे है जो कि ये केवल उन्हीं डिपॉजिट्स पे है जो मई 19 से लेके 28 जुलाई तक गए। इसको करने का सीधा रीजन क्या था? इसका करने का रीजन ये था कि जुलाई में जो हमारे देश में लिक्विडिटी थी वो 1.6 लाख करोड़ थी, लेकिन ये पिछले सॉरी सर पीछे से कर दे क्या, एक बार डेटा आपको दिखाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे वहां पर जो सिस्टम लिक्विडिटी थी, ये अगर आप लोग देखो 1.6 ट्रिलियन थी जुलाई में, लेकिन अभी को अगर हम देखें तो ये बढ़ करके कितनी हो गई, 2.5 ट्रिलियन डॉलर ना, हाँ डॉलर तक हो गई है। तो आप इससे एक चीज, डॉलर नहीं मैम, 2.5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, 2.5 ट्रिलियन इंडियन रुपये, डॉलर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके एनीवे, तो आप ये जैसे देख सकते हो डेटा को कि इतनी तेजी से लिक्विडिटी अपने मार्केट में भागी है। अगर इतनी तेजी से लिक्विडिटी भागती है तो जरूरी है कि सही समय पे हम उसको क्या कर लें, कर्व कर लें। इसके तमाम फैक्टर्स हैं। एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर आप कह सकते हो कि जो 2000 की नोट है, जो लगातार बैंक्स में जाकर लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि 30 सितंबर के बाद से वो इन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार अपने नोट्स को एक्सचेंज किया है, जिसकी वजह से बैंक के पास में बहुत सारा सरप्लस लिक्विडिटी इकट्ठा हो गया है। और अगर इतना लिक्विडिटी आ गया है तो जाहिर सी बात है ये यही सोचेंगे क्यों ना मार्केट में अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, सस्ते रेट पर लोन दो। लोगों को आप जितने सस्ते रेट पर लोन दोगे उतनी उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन आएगा। तो इस पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए टेम्पररी बेसिस पे इंक्रीमेंटल सीआरआर को लगाया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि इसको जो लगाया गया है मई से लेके जुलाई की डेट तक के लिए लगाया गया। उसके बाद से ये भी कहा गया है कि
कि इसको लेके रिव्यू किया जाएगा 8 सितंबर या उसके पहले पहले कि क्या हमें 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर को मेंटेन किए रखना है या उसे हटा देना है। बिल्कुल। सो ये प्योरली टेम्पररी है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और जैसे मैम ने मेंशन किया कि मंथ ऑफ सितंबर 8 को इसे वापस एक बार रिव्यू किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो उसके पहले भी इसे रिव्यू कर सकते हैं। सो ये परमानेंट नहीं है कि ये जस्ट टाइम फ्रेम के लिए, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से निकाला जाए, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका कहना है कि नियर अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का लिक्विडिटी मार्केट से इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा और चीजें काफी सारी अंडर कंट्रोल में आएगी। हमारा सबसे बड़ा एम होता है कि इन्फ्लेशन ये 4% प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट में रहे। वैसे ब्रैकेट में तो है, बट हमें उसे 4% की तरफ लाना है, बिकॉज मैम ने कहा कि 5.4% इन्फ्लेशन जाएगा, ऐसे अनुमान आरबीआई के द्वारा लगाए गए। तो हमें पूरी कोशिश करनी है, आरबीआई को पूरी कोशिश करनी है कि वो 4% के आसपास आ जाए, और इसीलिए ये एफर्ट्स या ये जो डिसीजन है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने मेंशन किया, और जिसे हमारे आरबीआई गवर्नर साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया। सो दैट्स अबाउट इंक्रीमेंटल सीआरआर। सो यही एक पॉइंट था, यही एक हॉट टॉपिक था जिसे लेके हम आपके सामने आए थे। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने हमेशा आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग बैंकिंग वाला एंड टेक केयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर अपने रिव्यू दीजिएगा कि हाँ ये कैसी लगी है। यस, सो विल मीट यू अगेन पीपल, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।